हम लोग दो पॉइंट चार्ज का एक सिस्टम के बारे में भी जानेंगे जिसको कि इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाता है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल में एक निगेटिव चार्ज होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर निगेटिव चार्ज हो गया, और एक पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रख दिया हमने। दोनों चार्जेस के बीच में मान लेते हैं कि जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन है 2a, है ना। अच्छा, अब इनका जो मिड पॉइंट है, इनके बीच जो सेपरेशन है लाइन ज्वाइनिंग का जो मिड पॉइंट है, वहाँ से सपोज r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो या पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस अरेंजमेंट के कारण से, दो चार्ज का जो अरेंजमेंट है, इसके कारण से एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। उस फॉर्मूले को हम लोग हर बार यूज करेंगे, है ना। तो एक निगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, है ना, उस वैसे अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाता है जब इसमें जो फील्ड पॉइंट का डिस्टेंस है r, ये बहुत ही बड़ा होगा चार्जेज के बीच का सेपरेशन से, है ना। अगर r बहुत बड़ा होगा 2a से, तब इस सिस्टम को, इस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का डिफिनीशन ये होता है, कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल is an arrangement of two point charges, two point charges having equal magnitude but opposite nature, such that separation between the two charges is very smaller than the distance of field points, है ना। तो फील्ड पॉइंट क्या है यहाँ पर, ये जो फिगर में आप देखेंगे, जो पॉइंट P है, ये फील्ड पॉइंट है ना। तो उसका इस अरेंजमेंट से डिस्टेंस है r से बहुत ही छोटा होगा, चार्जेस के बीच का सेपरेशन 2 है, तब इस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाएगा, है ना। अदरवाइज इसको इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं कहेंगे। अगर r बहुत छोटा नहीं हुआ 2a से, तो इसको इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं कहेंगे, है ना। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एक क्वांटिटी होता है, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डिफिनीशन है, वो बस ये होता है कि दो चार्ज में से कोई एक चार्ज ले लेंगे और उनके बीच का जो सेपरेशन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा डायपोल मोमेंट, है ना। इसको हम लोग एक बार ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट is product of one of the two charges
and separation between them। तो दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज लेंगे, जैसे यहाँ पर है Q, और दोनों के बीच का सेपरेशन है 2a, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब जो है ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर quantity, so it has direction, having direction along the line joining the two charges, line joining the two charges, line joining the two charges from negative charge to पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है डायपोल मोमेंट, देखेंगे मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल ही लिया, इसका डायरेक्शन होता है, ये होता है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, मतलब कि इस डायरेक्शन में ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो। ठीक है, यहाँ दिखाएंगे तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं P इस डायरेक्शन में। ठीक, तो अब हमने जान लिया कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। अब इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ऑन द एक्सियल पॉइंट, है ना। तो अपना जो डायपोल है, डायपोल में एक चार्ज है निगेटिव और दूसरा चार्ज है पॉजिटिव, है ना। तो इसका जो एक्सिस होता है, दोनों चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन है, इसको कहा जाता है एक्सिस, है ना। तो एक्सिस, ये वाली जो लाइन है, इसको एक्सिस कहा जाता है, ये इसको कहा जाता है एक्सिस। तो एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट है, मान लेते हैं P। ठीक है, जो इनका जो मीट पॉइंट है वहाँ से R डिस्टेंस पर है ना। ये जो डिस्टेंस है ये R दिया हुआ है, दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन था 2a, तो ये हो गया A और फिर ये हो गया A, क्योंकि ये मीड पॉइंट है। ठीक, अब इस डायपोल के कारण से हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, इंडिविजुअल चार्जेस के कारण से कैलकुलेट करेंगे और फिर उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉइंट P के पास में है, इसलिए उसके कारण से जो फील्ड आएगा KQ/R-A होल स्क्वायर, है ना। ये बड़ा आएगा और इसका डायरेक्शन जो होगा वो एक्सिस के पैरेलल इधर होना चाहिए। ठीक, और जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज के कारण से वहाँ जो फील्ड होगा वो आएगा उल्टा डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए उसको हम लोग माइनस में लिखेंगे KQ
डिवाइडेड बाई इस पॉइंट चार्ज का सेपरेशन जो होगा पॉइंट P से वो हो जाएगा R प्लस A, है ना। ये तो R है और इसमें ये A ऐड कर देंगे, और जब हमने Q से डिस्टेंस निकाला था तो इस R में से ये A जो है ये माइनस कर दिया था, तो इसलिए ये डिस्टेंस आया था R माइनस A, और यहाँ से जो डिस्टेंस आया वो है R प्लस A, इसका होल स्क्वायर। ठीक, तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि KQ कॉमन ले सकते हैं और R माइनस A और R प्लस A होल स्क्वायर है, इनका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक, ऊपर आएगा R प्लस A होल स्क्वायर माइनस R माइनस A होल स्क्वायर। ठीक, तो ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको पहले हम लोग तोड़ते हैं, तो ये होगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2R इंटू A माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2R इंटू A डिवाइडेड बाई नीचे वाला जो टर्म है इसको ऐसे ही लिख देंगे, है ना। ये ऐसे हो गया। अब देखेंगे कि जो ऊपर का न्यूमरेटर है इक्वेशन में उसमें से R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो बचेगा KQ इंटू 4RA डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2A या A, तो उस केस में ये वाला A जो है इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो जब भी नेगलेक्ट करते हैं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में नेगलेक्ट किया जाता है। यहाँ A ऊपर भी है लेकिन प्रोडक्ट या डिवीजन में कभी नेगलेक्ट नहीं करते, तो नीचे वाले टर्म को नेगलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा ये KQ इंटू 2, इधर लिखेंगे R इंटू 2A या 2R इंटू A डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा R पावर 4 अगर A स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2K इंटू ये जो टर्म है इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर इसको 2A लिख सकते हैं, यहाँ पर एक 2 हमने यहाँ लिखा और एक 2 यहाँ लिखा Q इंटू 2A, तो इसको फिर से लिखते हैं 2K इंटू 2QA, ये आया डिवाइडेड बाई R पावर 4, तो 2K और ये जो टर्म है ये अपना डायपोल मोमेंट है। डायपोल मोमेंट हमने इतना ही कैलकुलेट किया था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस डायपोल मोमेंट का वैल्यू आया था Q इंटू 2A, तो ये वाली वैल्यू को हम लोग डायपोल मोमेंट P रख सकते हैं यहाँ पर और डिवाइडेड बाई R पावर 4, एक R है यहाँ पर तो ये R कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इस R को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से एक R गया एक R यहाँ से गया तो ये Q हो गया, है ना। तो इसके बाद बचेगा KQ इंटू 4RA डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कि A जो है बहुत ही स्मॉल है R से, है ना। R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तो हम लोग इसमें से नीचे का जो A है इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऊपर भी एक है उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। कारण यह है कि हमेशा नेगलेक्ट जो किया जाता है एडिशन सब्सट्रैक्शन वाले टर्म में नेगलेक्ट किया जाता है, प्रोडक्ट डिवीजन में कभी नेगलेक्ट नहीं किया जाता। तो नीचे वाला टर्म नेगलेक्ट करेंगे तो उसके बाद ये जो बचेगा 2k इंटू आर इंटू क्यू इंटू 2a डिवाइडेड बाई r पावर 4। अब इसमें से एक r को कैंसिल कर सकते हैं, एक r यहाँ से गया, एक r इसमें से गया तो पावर 3 रह जाएगा, है ना। तो 2k इंटू क्यू इंटू 2a डिवाइडेड बाई r क्यूब। तो 2k इंटू ये जो टर्म है q इंटू 2a, ये जो टर्म है इसको हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट, है ना। ये a है, तो ये डाइपोल मोमेंट है जो कि हमने अभी थोड़ा देर पहले डिराइव किया था। यहाँ पर आप देखेंगे कि p का वैल्यू है q इंटू 2a, तो ये वैल्यू जो है वहाँ भी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर p सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 2kp डिवाइडेड बाई r क्यूब, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट अगर याद रखना हो तो 2kp, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बाई r क्यूब। तो वेक्टर फॉर्म में ऐसा इसलिए लिख सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। डाइपोल मोमेंट जैसा कि हम जानते हैं निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इधर डाइपोल मोमेंट होता है, और यहाँ पर जो फील्ड आएगा वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। जो एक्सियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज है इसका ज़्यादा है राइट वार्ड डायरेक्शन में, और इसके कारण से जो मैग्नीट्यूड है वो कम है लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन में, तो नेट आया एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो डाइपोल मोमेंट का ही डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पर इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये तो हो गया एक्सियल पॉइंट पर। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि डाइपोल के कारण से उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अब इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है कि जैसे अपने पास एक डाइपोल हो, तो डाइपोल में दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है ना, उस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है उसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया इसको कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। अब इस पर कोई पॉइंट है P, हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक। तो देखेंगे कि ये चूँकि नेगेटिव चार्ज है तो इसके कारण से इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इसके कारण से यहाँ पर जो फील्ड होगा उसका डायरेक्शन होगा इस चार्ज की तरफ, इधर, है ना। क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ पर टेस्ट चार्ज रखने पर अट्रैक्ट करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज प्लस Q जो है उसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आ जाएगा इस डायरेक्शन में ऐसे, है ना। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया इधर और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड आया इधर, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। कारण ये है कि दोनों चार्ज जो हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, और दोनों चार्ज से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट P है इसका डिस्टेंस दोनों चार्ज से इक्वल है, तो इसलिए कह सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना। तो अगर हम ऐसा कहें कि ये जो एंगल है
ये एंगल मान लेते हैं कि थीटा है, ठीक है। ये वाला एंगल भी मान लेते हैं थीटा है। अब ये डिस्टेंस ए और ये भी है, तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होना चाहिए, क्योंकि ये जो लाइन हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है ना, तो इस तरह से ये थीटा हो जाएगा और फिर ये वाला भी थीटा होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, है ना, और ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा, तो सबको ऐड करके 180 होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजोल्व करेंगे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजोल्व करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों का कंपोनेंट E cos थीटा आएगा, है ना। इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में E sin थीटा। इसी तरह से इसका कंपोनेंट आएगा एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 2E cos थीटा, और नीचे की तरफ आएगा E sin थीटा। तो देखेंगे ये E sin थीटा और ये E sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे और इधर 2E cos थीटा ऐड हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर नेट फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर लिखेंगे 2E इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड 1 के कारण से जो आएगा वो होगा KQ डिवाइडेड बाई उस चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस, वो डिस्टेंस हो जाएगा, हम लोग मान लेते हैं ये डिस्टेंस है R, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट होता है, लेकिन उसका हमें स्क्वायर करना होता है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, इनटू कॉस थीटा का वैल्यू आएगा A बाई R, है ना, A बाई ये जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस रखेंगे, तो ये आएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट, ये हो गया कॉस थीटा, ठीक। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा K इंटू 2QA डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 3/2, है ना। तो K ये जो 2QA है, जो 2QA टर्म है यहाँ पर, इस टर्म को हम लोग डायपोल मोमेंट लिख सकते हैं P डिवाइडेड बाई, इसमें से A को नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि R जो है वो बहुत बड़ा होता है A से, है ना, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ बच जाएगा R³। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो होगा KP बाई R³, और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे माइनस KP बाई R³। माइनस डायरेक्शन इसलिए कि अगर आप डायग्राम में देखें तो डायग्राम में क्या है कि डायपोल मोमेंट तो होता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इस लाइन यानी के पैरेलल, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है ये वाला वो भी इसके पैरेलल ही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आया। तो अगर डायपोल मोमेंट इधर है तो उसके जस्ट अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर डायपोल मोमेंट के आगे माइनस साइन लगा दिया जाए तो ये सही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो ये हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट पर। अब हम क्या करेंगे कि किसी जनरल पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट जनरल पॉइंट R, थीटा। तो इसके लिए हम लोग
पहले चार्जेस का सिस्टम बनाते हैं। मान लेते हैं कि एक चार्ज है अपना यहाँ पर और दूसरा चार्ज है यहाँ पर प्लस क्यू। ठीक, दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है, ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, ये लाइन हो गया। इनका मिड पॉइंट ये है। अब यहाँ से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक, अब ऐसा कर सकते हैं कि ये जो एंगल है इसको मान लेते हैं थीटा और ये है r, है ना, मतलब डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है, या कह ले कि जो एक्सिस है, एक्सिस से थीटा एंगल पर अगर कोई लाइन हो तो मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक डाइपोल होता है, डाइपोल को अगर हमें रखना हो, क्योंकि डाइपोल तो बहुत ही स्मॉल साइज का होता है ना, तो डाइपोल हम लोग इसको मान लेते हैं। तो ये जो डाइपोल है इसका डाइपोल मोमेंट अगर P है तो इस P को हम लोग रिजोल्व कर देते हैं ना। एक कंपोनेंट निकालेंगे इस R के पैरेलल और एक कंपोनेंट निकालेंगे R के परपेंडिकुलर। एक कंपोनेंट R के पैरेलल और एक कंपोनेंट निकालेंगे R के परपेंडिकुलर इधर। ठीक है, तो चूंकि ये कंपोनेंट थीटा है तो R के पैरेलल जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा P cos थीटा और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो होगा P sin थीटा। ठीक, तो अब हम बात करें इस पॉइंट की, तो अपने पास अब कह सकते हैं कि दो डायपोल है ना। एक डायपोल P cos थीटा जिसका डायरेक्शन है R के पैरेलल, एक कंपोनेंट है P sin थीटा जिसका जो डायरेक्शन है वो है R के परपेंडिकुलर। ठीक, तो जो P cos थीटा वाला कंपोनेंट है इसके लिए ये एक्सियल पॉइंट है। तो एक्सियल पॉइंट पर जो फील्ड होता है हमने अभी कैलकुलेट किया था, ये आएगा इस P के पैरेलल और उसको लिखेंगे E एक्सियल, है ना। अच्छा, और जो P sin थीटा है इसके लिए ये जो पॉइंट है इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, तो इसके कारण से जो फील्ड आएगा वो इसके डाइपोल मोमेंट के अपोजिट, डाइपोल मोमेंट इसका है इधर की तरफ, उसके जस्ट अपोजिट इधर आएगा इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो। ठीक, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनके बीच में कहीं आएगा। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो कहीं बीच में इधर आएगा। तो जो एक्सियल वाला फॉर्मूला होता है वो होता है 2kp बाई r क्यूब, है ना। लेकिन यहाँ पर एक्सियल वाला जो फील्ड निकाल रहे हैं हम लोग P cos थीटा के कारण से निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर P के जगह पर रखेंगे P cos थीटा। उसी तरह से इक्वेटोरियल वाला जो है, मतलब P sin थीटा के कारण से हम लोग जो फील्ड निकाल रहे हैं यहाँ पर, उसका वैल्यू होता है इक्वेटोरियल लाइन पर k इंटू P बाई R क्यूब। लेकिन हम लोग P के कारण से फील्ड नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग P sin थीटा के कारण से फील्ड निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर kp sin थीटा लिखेंगे बाई R क्यूब। ठीक है, तो अब चूंकि दोनों कंपोनेंट आ गए, एक्सियल वाला कंपोनेंट भी आ गया, इक्वेटोरियल वाला कंपोनेंट भी आ गया, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम लोग लिखेंगे E नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इसका निकालेंगे। तो चूंकि दो कंपोनेंट आए हैं, एक तो एक्सियल आया है और एक आया है इक्वेटोरियल, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, रूट निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से
इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है ना। तो ये जो वैल्यू आएगा, इसको जो एक्सियल वाला कंपोनेंट है वो है 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब, इसका होल स्क्वायर। जो इक्वेटोरियल वाला आया है वो आया है kp sin थीटा बाई आर क्यूब, है ना, इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो इसमें से kp बाई आर क्यूब कॉमन है, इसको बाहर निकाल सकते हैं, और बाकी जो बचेगा वो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें से एक साइन स्क्वायर थीटा और एक cos स्क्वायर थीटा ऐड करके 1 हो जाएंगे। तो ये बचेगा kp बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है, हमें क्या करना है, उसका डायरेक्शन भी कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो आर वेक्टर है ना, ये आर वेक्टर कह सकते हैं, ये जो लाइन है ये आर वेक्टर है। तो इस आर वेक्टर से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो अल्फा का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाए तो ये हो गया ई एक्सियल, है ना, ये ई एक्सियल हो गया, और एक है इक्वेटोरियल। ये वाला जो वेक्टर है ये है ई इक्वेटोरियल, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया ई नेट। तो ई नेट और एक्सियल के बीच का एंगल है अल्फा। तो इस अल्फा का वैल्यू देखेंगे इस ट्रायंगल में 90 डिग्री है। तो tan अल्फा का वैल्यू आएगा ई इक्वेटोरियल बाई ई एक्सियल, है ना। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, यहीं पर लिख लेते हैं कि जो tan अल्फा आएगा उसको हम लोग लिखेंगे ई इक्वेटोरियल डिवाइडेड बाई ई एक्सियल। तो इक्वेटोरियल का फॉर्मूला देखेंगे kp, ये है kp साइन थीटा बाई आर क्यूब, और एक्सियल का फॉर्मूला है 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब। तो इनको डिवाइड करने से kp बाई आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो kp बाई आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा, यानी ये कह सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। तो ये जो रिजल्ट है ये भी रिजल्ट याद रखने लायक है। हमें थीटा पहले से पता होगा, ये जो थीटा है ये थीटा हमें दिया जाएगा, तो उससे हम लोग ये अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। अगर थीटा निकल गया और अल्फा निकल गया तो आप देखेंगे ये जो डायरेक्शन है ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। तो उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, हम कह रहे हैं कि ये डायपोल मोमेंट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दोनों के बीच का एंगल निकालना हो तो ये एंगल एक थीटा आएगा, है ना, ये थीटा है। तो देखेंगे कि डायपोल मोमेंट के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है और ये आर जो वेक्टर है ये सीधा जा रहा है, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा। तो डायपोल मोमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये हो जाएगा टोटल अल्फा प्लस थीटा। तो जब डायरेक्शन की बात करनी होगी तो हम लोग कहेंगे एंगल बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड
डाइपोल मोमेंट इज अल्फा प्लस थीटा। ये एंगल होगा जिसमें से थीटा तो हमें दिया रहेगा, है ना, थीटा हमें दिया रहेगा, और अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। यहाँ अल्फा और थीटा में रिलेशन दिया है, तो थीटा पता है तो अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फिर ये एंगल निकल जाएगा।